हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 8 का जो साइंस का पेपर है। वार्षिक एग्जाम में पक्का आने वाला है, रट्टा लगा लीजिए इसको, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए, पक्का ये वार्षिक एग्जाम में आएगा। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। देखो ये राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी RSCERT द्वारा RSCERT के द्वारा ये जारी किया गया है। तो पक्का ये परीक्षा में आने वाला है, इसलिए पूरा रट्टा लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको इंग्लिश में समझाने जा रहा हूँ, पूरे मॉडल पेपर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज द ड्रिप सिस्टम। आधुनिक जो इरिगेशन सिस्टम है वो ड्रिप सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई योजना है, ठीक है। द प्लांट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज टर्म्ड एज। विशेष एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स या जानवर पाए जाते हैं, उसको एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के स्टोरेज के दौरान इंसेक्ट से बचाने के लिए कौन सी चीज़ का यूज किया जाता है? ड्राइड नीम लीव्स का यूज किया जाता है, सिलोज ये गोलियां होती हैं इनका भी यूज किया जाता है, दोनों सही है ये सी, ठीक है। विच इज़ द हाई कैटेगरी फ्यूल मोस्टली यूज्ड फॉर होम्स। हाई कैटेगरी फ्यूल जो घरों में ज़्यादातर यूज होता है वो LPG होता है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड दीज डेज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स इंस्टेड ऑफ कोल टार। यानी कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाता है इन दिनों रोड को सरफेस करने के लिए, एकदम चिकना स्मूथ करने के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया जाता है? कोल टार नहीं होना चाहिए। कोल टार के अलावा है वो बिटुमिन्स का यूज किया जाता है आजकल, है ना। रोड को बनाने के लिए बिटुमिन्स का यूज किया जाता है, कोयले का प्रकार है ये कोल टार की जगह। ऑन विच स्केल इज द पावर ऑफ अर्थक्वेक एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के आधार पर किन स्केल में, किस स्केल में अर्थक्वेक की पावर को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी अर्थक्वेक को कैसे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। पर अर्थक्वेक होता है जो भूकंप होता है उसको रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, ठीक है। आगे देखो, हाउ डज एन इमेज लुक लुक फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई इमेज है, तो जो इमेज बनेगी इस मिरर में, प्लेन मिरर में, वो बिल्कुल वर्चुअल बनेगी। ये देखो ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल से आभासी होगी, ठीक है, सेम साइज की होगी। यानी जो इमेज शीशे में बनेगी यदि प्लेन मिरर है तो वर्चुअल इमेज सेम साइज की होगी, सेम डिस्टेंस की होगी, उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम होगी, और बिल्कुल वर्टिकल होगी, अपराइट होगी, इरेक्ट होगी, ये बी सही है, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स द डिस्टिंक्टिव कलर। एक अलग कलर है वो आई का कौन सा पार्ट देता है? इरिस देता है। इरिस है वो आई को एक अलग कलर देता है। प्यूपिल है वो प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। कॉर्निया होता है वो आई का बाहरी भाग होता है जो किसी चीज़ को देखने का काम करता है। रेटिना है वो कॉर्निया के पीछे होता है, जो देखी गई चीज़ है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इरिस होता है वो कलर को डिस्टिंक्ट करने का काम करता है, विशिष्ट कलर प्रदान करता है, वो है इरिस। हाउ आर वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस कैसे डिफरेंट है? देखो, वायरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक ही तरीके में डिफरेंट है कि वायरस है उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो किसी की बॉडी पर जाने पर ही वो लाइव होते हैं, सजीव होते हैं। तो वायरस इज ओनली सर्वाइव, केवल सर्वाइव करते हैं। वायरस ओनली सर्वाइव्स ऑन होस्ट्स बॉडी, ऑन द होस्ट्स बॉडी, होस्ट की बॉडी पर वायरस केवल सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वाइल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्वतंत्र रूप से सर्वाइव कर सकते हैं, वो स्वतंत्र रूप से प्रोडक्ट हो सकते हैं, बाइनरी फिजन से या बडिंग से वो प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो वायरस है वो स्वतंत्र रूप से न तो प्रोड्यूस हो सकते हैं, न ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो वायरस है वो स्वतंत्र नहीं रह सकते, उसके लिए कोई न कोई बॉडी चाहिए, किसी के शरीर मिलने पर ही वो सर्वाइव रहते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है। What harmful effects are caused on environment while increasing the fuel consumption? फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल की खपत बढ़ती है तो पर्यावरण में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? फ्यूल कंजप्शन, इट फ्यूल कंजप्शन कह दो या इट इंक्रीजेज, ये इंक्रीज करता है। फ्यूल कंजप्शन इंक्रीजेज द CO2 एंड ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज मिथेन, एथेन, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करती है, विच लीड्स, जो क्या करती है, CO2 और ग्रीन हाउस गैस लीड्स, ले जाती है, लीड से लीड द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर, अर्थ से टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। जो जो गैसें पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है ना, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती है, उससे क्या होता है, बहुत ही खतरनाक है प्रभाव पड़ता है उसका। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द बर्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? ये आप खुद करोगे, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है। ठीक है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये अलग से पार्ट दिया हुआ है। ठीक है। विच टाइप ऑफ साउंड इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स? मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रैक करने के लिए या साउंड, कौन सा साउंड इक्विपमेंट यूज होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए? तो इसके लिए होता है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, अल्ट्रा साउंड इक्विपमेंट, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज होता है, यूज होता है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रैक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, साउंड से संबंधित है ना। आगे देखो, मैच करना है। देखो, चोलेरा है वो एक प्रकार का क्या होता है, चोलेरा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, वायरस नहीं। चोलेरा एक प्रकार का फंजाई बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक देखो ये है स्ट्रेप्टोमिसिन, स्ट्रेप्टोमिसिन ये एंटीबायोटिक्स होती है। फंगी होता है वो गेहूँ पर, जो गिल्ली चीज़ें कोई भी हो उन पर जो जंग का काम करती है वो फंजाई है। पोलियो एक प्रकार का वायरस है। तो चोलेरा है वो बैक्टीरिया से कोज होता है। एंटीबायोटिक्स, इसमें एंटीबायोटिक है वो स्ट्रेप्टोमिसिन, ये एंटीबायोटिक है ना। और फंगी रस्ट ऑफ द वीट, गेहूँ पर रस्ट लगने का काम करती है, फंगी करती है। और पोलियो एक प्रकार का वायरस है पोलियो वायरस। तो ये अपने मैच कर दिया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैपिड कंब्यूशन एंड स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन। देखो, रैपिड कंब्यूशन क्या होता है, बर्निंग, रैपिड कंब्यूशन होता है बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का जलना, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस रैपिडली, किसी पदार्थ का जल्दी से जलना। एंड प्रोड्यूसिंग हीट एंड एनर्जी, जल्दी से जलना किसी पदार्थ का, और हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करना, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करना क्या होता है, कोल्ड रैपिड कंब्यूशन, उसको रैपिड कंब्यूशन कहेंगे, कंब्यूशन। ठीक है। और ये दूसरा क्या है, स्पॉन्टेनियस कंब्यूशन, स्लो बर्निंग। रैपिड बर्निंग तो होती है, रैपिड कंब्यूशन स्लो बर्निंग, धीरे जलना,
ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का धीरे जलना, इज कॉल्ड द स्पोटेनियस कॉम्ब्यूशन, ये होता है, ठीक है ना। जल्दी से जलता है कोई बार कोई पदार्थ है तो रैपिड कॉम्ब्यूशन है, धीरे जलता है तो उसको स्पोटेनियस कॉम्ब्यूशन कहते हैं। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिलअप करने अपने इनको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, प्लाविंग, प्लाविंग कहते हैं, तो सिंपल है। यानी किसी प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को टर्न करना और लूज करने की प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, जुताई होती है, प्लाविंग होती है इंग्लिश में, ठीक है। अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स आर रिमूव्ड विच आर कॉल्ड वीड्स, जो अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं, बिना चाहे और बिना सिंचित किए पौधे होते हैं, उनको रिमूव किए जाते हैं, उनको वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं हिंदी में। डिमेज्ड सीड्स आर वुड फ्लोट, डिमेज्ड सीड्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं ऑन द टॉप ऑफ वाटर, पानी के ऊपर तैरते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द साप, यानी भूसे से अनाज को निकालने को क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। भूसे से अनाज को निकालने को थ्रेसिंग कहेंगे, थ्रेसर कहते हैं अपने ना, तो थ्रेसिंग, ठीक है। तो ये अपने ब्लैंक्स ब्लैंक्स भर दिए। आगे देखो एक शब्द के उत्तर है, बाई हुम आर द फिजिकल चेंजेज इन द बॉडी कंट्रोल्ड ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, प्यूबरिटी के शुरुआत में बॉडी में जो फिजिकल चेंजेज होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, फिजिकल चेंजेज हैं वो कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलामस और प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, हाइपोथैलामस और प्यूटरी ग्लैंड, प्यूटरी प्यूटेटरी ग्लैंड, प्यूटेटरी ग्लैंड के माध्यम से ये कंट्रोल होते हैं। जितने भी जो प्यूबरिटी के टाइम में जितने भी चेंजेस होते हैं प्यूबरिटी के टाइम में, जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं प्यूबरिटी के दौरान, वो प्यूटेटरी ग्लैंड के द्वारा या हाइपोथैलामस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। विच हार्मोन हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस, स्ट्रेस को एडजस्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन है वो हेल्प करता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन होता है एड्रिलिन हार्मोन या कोरिस्टोल, एड्रिलिन, एड्रेनल हार्मोन, ये हार्मोन भी होता है, ये ग्रंथि भी होती है, ग्लैंड भी होती है, ये हेल्प करता है। राइट फुल नेम ऑफ द वायरस दैट कॉजेज एड्स, एड्स कोज करने वाला जो वायरस होता है उसको फुल नेम लिखना है, ठीक है। एड्स है वो एड्स हार्मोन्स के द्वारा फैलाया जाता है, उसका फुल नेम होता है इसका फुल नेम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो, IMM इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स है वो एड्स हार्मोन के द्वारा फैलाया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। गोइटर डिजीज इज रिलेटेड टू विच ग्लैंड, गोइटर रोग है वो किस ग्लैंड से रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है गोइटर, ठीक है। आगे देखो FT करते हैं। लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ ए कंटेनर, डिब्बे की साइड पर लिक्विड है वो दीवारों पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है। लिक्विड और गैस होती है वो डिब्बे की साइड में प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये गलत है, गलत हथियार लिखना है F। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होती है डायरेक्शन भी होती है, बिल्कुल सही है T, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। वन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। देखो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को रिफिल करता है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को रिफिल करता है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फोर्स कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव नहीं करा सकती, नहीं बिल्कुल करा सकती है, फोर्स है वो रेस्ट से मूव कराती है, तो ये है बिल्कुल क्या है F है, ठीक है। अगला देखो व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, द कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है सीधा सा कटिंग ऑफ ए ट्रीज, पेड़ों को काटना, या
एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये आपने कह सकते हैं क्लियरिंग ऑफ ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर करना, क्लियरिंग ऑफ ए फॉरेस्ट, फॉर ए वुड, फॉर वुड एंड फॉर ए टिम्बर एंड ए अदर यूजेज, वुड टिम्बर एंड अदर यूजेज के लिए पेड़ों को क्लियर काटना या फिर फॉरेस्ट को क्लियर करना क्या कहलाता है, कोल्ड डिफॉरेस्टेशन, इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना किसी यूज के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके दो कारण बताओ। पहला कारण तो हो गया इसका सीधा सा सिंपल सा है कि डेवलपमेंट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। तो कई कारण है इसके, इसमें दो कारण आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। पहला कारण अपने तो मेकिंग होम्स, घरों में बनाने के लिए। दूसरा फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए पेड़ को काटते हैं, है ना। होम्स बनाने के लिए, फर्नीचर यूज के लिए, तो कई कारण है, ठीक है। हाँ आगे देखो, फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड और ए फो, फ्रिक्शन होता है वो फ्रेंड होता है और फो भी होता है। क्यों? द फ्रिक्शन हेल्प्स अस, हेल्प्स अस, हमारी हेल्प करता है, फॉर मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए, बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। लाइक वॉकिंग, चलने में हमारी हेल्प करता है। ड्राइविंग, ड्राइविंग में हेल्प करता है। रनिंग, रनिंग में हेल्प करता है ना। एंड राइटिंग, और लिखने में भी फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। तो इट इज़ ए फ्रेंड, ये फ्रेंड है। लेकिन फो के रूप में कब होता है, समटाइम्स, कई बार, द फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन के ने टोरन या वोरन, वोरन कर देते हैं, टोरन या टीयर और वेर कोज करते हैं, या वोरन कह दो, वोरन आउट, कई बार फ्रिक्शन वोरन आउट कर देता है। द पार्ट्स ऑफ ए मशीन, पार्ट्स ऑफ ए मशीन, मशीन के पार्ट्स को वोरन आउट कर देता है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से फो है, दुश्मन है। दुश्मन भी होता है, दुश्मन में मतलब कि ये कई प्रकार से हमारे लिए नुकसान भी करता है और कई बार ये फ़ायदा भी करता है, ठीक है। पेंडुलम ऑसिलेट्स 50 टाइम इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ऑसिलेशन टेकन पर सेकेंड, ऑसिलेशन अपॉन ए टाइम, हर प्रति टाइम में कितना ऑसिलेट किया गया। जब 50 टाइम ऑसिलेट किया गया कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, तो 5 का भाग 50 में दिया कितना आया, 10 सेकेंड पर ऑसिलेशन। तो ये क्या है, ये सीधे इसको ऐसे हर्टज में लिख सकते हो, 10 हर्टज पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो ऐसे लिख सकते हो ऑसिलेशन का ये, ठीक है। वॉट आर द कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वाक, अर्थक्वाक का क्या कारण है और इसके कौन से प्रिकॉशंस है ये बताने हैं। तो देखो कॉजेज क्या है, द अर्थक्वाक इज कॉज्ड, कॉज्ड होता है, उत्पन्न होता है अर्थक्वाक, अर्थक्वाक इज कॉज्ड बाय स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का स्लाइड होना, अंडर द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ में से पृथ्वी, ये आ रहा है, अर्थ से क्रस्ट, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, पृथ्वी के नीचे जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट में जो रॉक्स है वो स्लाइड होती है, उसके कारण अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। कोज्ड बाय द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अंडर द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट में जो रॉक्स स्लाइड होती है, फिसलती है, उससे भूकंप उत्पन्न होता है। और क्या प्रिकॉशंस है,
पहले सीधी सी प्रिकॉशंस है, कम टू द ओपन स्पेसेज, खुले स्थान में आना है तुरंत ही। जैसे ही आपको पता चले कि भी ज़मीन वगैरह हिल रही हो रहा है तो कम टू द ओपन स्पेस, खुले स्थान में आना है। एंड सीट डाउन बाय होल्डिंग नीज, घुटने पकड़ के बैठना है, जैसे पोजीशन किताब में बताई वैसे बैठना है। तो ये 2 प्रिकॉशंस है इसकी, ठीक है। आगे देखो, अब ये डायग्राम दिया हुआ है, शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये रे ऑफ इंसिडेंस है, ये मिरर दिया हुआ है, ठीक है, मिरर मिरर, ठीक है। और ये जो रे आ रही है वो आके गिर रही है, वो रे ऑफ इंसिडेंस है, इसको अपने क्या कहेंगे, इंसिडेंस। और ये जो निकल के जा रही है वो रिफ्लेक्शन रे है। इसके बीच में जो ये लाइन दी हुई है एकदम परपेंडिकुलर दी हुई है 90 डिग्री पर, ये नॉर्मल कहलाती है, नॉर्मल। तो देखो एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, इसको हम आई से लिखेंगे। और जो लाइन रिफ्लेक्ट हुई तो एंगल ऑफ नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, यदि ये 40 डिग्री है, ये एंगल यदि 40 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस का जो एंगल है वो इक्वल है रिफ्लेक्शन के एंगल से, ठीक है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। पेट्रोलियम नेचुरल जो गैस है उनके लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। तो सिंपल सा है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, आप देखो, ये देखो, सॉरी ये नहीं है, क्या लगता है, इतना लगता है ले लूंगा। रिस्क रिवॉर्ड इशू सही है, रिस्क रिवॉर्ड इशू सही है। ब्रेकआउट हुआ तो न्यू हाई टच, न्यू हाई टच। असली ट्रेडर को रिस्क से कितना बेहतर समझते हैं। बेहतर समझने के लिए असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल, इट्स अ ट्रेडर थिंग। सबसे ऊपर गैस, फिर ऑयल और फिर नीचे वाटर, है ना। तो ये लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कटिंग ऑफ ट्रीज इन नेम ऑफ डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग। डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, स्टेटमेंट दो। ये बिल्कुल राइट है, द ट्रीज आर कटिंग इन नेम ऑफ डेवलपमेंट बाय मेकिंग होम्स, बाय मेकिंग कॉलोनीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। पेड़ों को काटा जा रहा है ना। तो इसके लिए बहुत ही लंबी व्याख्या है, वो बाद में बताएंगे आपको। अगला है व्हाट इज द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है, एडम्स एप्पल इज ऑन द जस्ट अबव द फूड पाइप एंड विंड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप होती है, उन दोनों के ऊपर स्थित है। इट इज़ जस्ट लाइक द टोंग्स, चींपटे जैसी आकृति होती है। चींपटे जैसी आकृति विंड पाइप और फूड पाइप को अलग करने वाला जो पार्ट होता है वो एडम्स एप्पल होता है। या फिर जो एक्सट्रैक्टेड पार्ट है, बाहर निकला हुआ पार्ट होता है अपने ऐसे गर्दन में बाहर निकला हुआ जो पार्ट होता है वो एडम्स एप्पल होता है, ठीक है। तो इसका जो लेबल डायग्राम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट, ये नहीं है, यहीं पर था, ये देखो, ये एडम्स एप्पल का, ये एडम्स एप्पल है, ये अपना मुंह है और मुंह के ऊपर ये एडम्स एप्पल लिखा हुआ रहा। तो ये एडम्स एप्पल का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल, आप बना सकते हो, है ना। तो एडम्स एप्पल का डायग्राम बनाना जो हमारे बिल्कुल थ्रोट यानी गले पर ये होता है।
आगे देखो, राइट एनी 4 वेज टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के दौरान हमें कैसे पेट्रोल और डीजल बता सकते हैं, इसके क्या करना है आपको, तरीके बताने, 4 तरीके। तो यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ 4 वेज टू सेव डीजल और पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल बचाने का तरीके। ठीक है, एक तो ये होता है कि रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। पहला कि व्हीकल्स की एकदम रेगुलर मेंटेनेंस हो, समय समय पर इंजन का काम करवाए, है ना, मेंटेनेंस ऑफ ए व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस हो। 2 नंबर इसका है करेक्ट टायर प्रेशर, टायरों का सही प्रेशर हो, टायर प्रेशर, टायरों पर जो हवा का प्रेशर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, पूरी हवा होनी चाहिए टायरों में, है ना। तीसरा इसका ये होता है कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड होती है वो एक जैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड मॉडरेट होनी चाहिए। अब तेज़ गति से वाहन चलाओगे तो क्या होगा, डीजल है वो पेट्रोल ज़्यादा खाएगा, तो स्पीड है वो एकदम नहीं तो धीरे होनी चाहिए, नहीं तेज़ होनी चाहिए, और कांस्टेंट होनी चाहिए, लगातार एक जैसी स्पीड रहनी चाहिए, तो पेट्रोल डीजल कम खाएगी गाड़ी। ठीक है, और इसके अलावा स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू आर एट ट्रैफिक लाइट। स्विच ऑफ इंजन को स्विच ऑफ कर दो व्हेन यू आर एट ट्रैफिक लाइट। आप ट्रैफिक लाइट पर होते हो तो इंजन को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। तो ये 4 तरीके जिससे आप पेट्रोल और डीजल बचा सकते हो ड्राइविंग के दौरान। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हैव रिड्यूसिंग रेगुलरली ड्यू टू कंटिन्यूस ह्यूमन एक्टिविटीज़। कंटिन्यूस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाइल्ड एनिमल लगातार घट रहे हैं, है ना। तो सजेस्ट करना है आपको कि कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं सजेस्ट करने के, वो देखो। पहला, वाइल्ड एनिमल के इनहेबिटेंट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट देयर इनहेबिटेंट्स, THIR होता है, THIR, इनहेबिटेंट्स। जंगली जानवरों का जो आवास है उनको प्रोटेक्ट करना, जंगल है उनको सुरक्षित करना। ठीक है, 2 नंबर चीज़ है प्रिवेंट हंटिंग को रोकना, भी शिकार वगैरह है वो उसको एकदम बैन कर देना कि शिकार नहीं करना चाहिए। 3 नंबर वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए प्रोवाइड वाटर, उनको सही पानी प्रोवाइड करना, जंगली जानवरों के लिए पानी की पूरी सुविधा कर देना। और तीसरा है वॉलंटियर्स का मतलब होता है कि स्वेच्छा से कार्य करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, हेल्प करने वाले चाहिए, NGOs वगैरह होने चाहिए, वो NGOs जंगली जानवरों को बचाने का काम है करे। तो ये 4 तरीके जिससे अपने जंगली जानवरों को बचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम इम्बेडेड एम्ब्रियो इन द यूटेरस। यूटेरस में जो इम्बेडेड एम्ब्रियो है उसको लेबल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, एम्ब्रियो होता है वो किससे बनता है, सिंपल सा है। एम्ब्रियो भ्रूण होता है, उससे पहले क्या होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल होती है, और वो किससे बनता है, फर्टिलाइजेशन किससे, मेल गेमट्स और फीमेल गेमट्स। मेल गेमट होता है टेस्टोरोन, और फीमेल गेमट होता है एस्ट्रोजन। तो इनके फ्यूजन होने से, स्पर्म और एग्स के फ्यूजन होने से फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट कहलाता है, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये है प्रोसेस। इसका डायग्राम देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं, ये देखो, ये डायग्राम है फ्यूटस डेवलपिंग इन यूटेरस। यूटेरस में फ्यूटस डेवलप हो रहा है, तो उसमें देख लो वेजाइना के बाद ये वर्टिक्स, है ना। 2 मिनट, ये हिल रहा है, ये देख लो बिल्कुल, है ना, सेफालिक रिप्रेजेंटेशन, फ्यूटस है, सर्विक है। तो इस प्रकार आपको यूटेरस बनाना है, गर्भाशय का चित्र बनाना है, आपको आना चाहिए आपको बनाना। ठीक है, आपकी किताब में दिया हुआ है, तो इसे आप
बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के दो उदाहरण। बिल्कुल सिंपल है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। एक तो अपने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ग्रीस वगैरह लगाते हैं। ग्रीस क्या होता है? लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट ऑयल। बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट ऑयल्स, अप्लाइंग लुब्रिकेंट ऑयल्स, लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल यानी ग्रीस लगा करके अपने फ्रिक्शन को कम करते हैं। 2 नंबर जो फ्रिक्शन कम होता है वो होता है बॉल बियरिंग्स। जैसे कि बॉल बियरिंग लगाते हैं, है ना, बॉल बियरिंग लगाते हैं, छोटी छोटी बॉल्स लगाते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो। तो ये 2 तरीके हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के, ठीक है। 2 मिरर्स आर केप्ट एट द राइट एंगल। ये 2 मिरर रखे हुए हैं राइट एंगल पर, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण है, राइट एंगल 2 मिरर रखे हुए हैं। ए रे ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर ए मिरर पर ये लाइन इंसिडेंट है। एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बी ऑफ मिरर बी मिरर से रिफ्लेक्शन एंगल भी बनाना है आपको। तो देखो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये लाइन इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और 45 डिग्री बना है। ये क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल। इससे क्या होगा? वापस लाइन इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जो मिरर ए है उसमें इंसिडेंट होने के बाद ये लाइन रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये क्या बन गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री है, क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस वाला एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल को बिल्कुल बराबर है। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये आकर टकरा रहा है। यहाँ एंगल कितना बना? यहाँ एंगल बना है, देखो 45, ये 45 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ 45 डिग्री एंगल बना है तो यहाँ पर भी कितना होगा? ये 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ करेक्ट होगा। फिर यहाँ से ये लाइन यहाँ पर इंसिडेंट हुई है बी पर इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितने डिग्री का? देखो यहाँ पर ये नॉर्मल अपने खींच दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हुआ, तो यहाँ 45 डिग्री का रिफ्लेक्शन एंगल हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम से आपको फ्रॉग का जो लाइफ सर्कल है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल देखो, यहाँ फ्रॉग का मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको। ये फ्रॉग है, इस फ्रॉग का देख लो आप, ये एग्स है फ्रॉग के, सॉरी हाँ ये देख लो भले, ये फ्रॉग के एग्स है। उसके बाद ये टेडपोल के बाद अगली अवस्था है टेडपोल विद लेग्स, टांगों वाला टेडपोल, यंग फ्रॉग और ये अडल्ट फ्रॉग। तो ये आपको डायग्राम बनाना है एकदम बिल्कुल सही तरीके, किताब में आपके दिया हुआ है, तो ऐसा डायग्राम आपको लर्न करना है, ठीक है, फ्रॉग का। अगला है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज। हमारी आंखों की केयर कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ है आंखों की केयर करने का, वो होता है नेवर रब योर आइज, नेवर रब योर आइज। अपनी आंखों को रब नहीं करना है, आइज को रगड़ना नहीं है। एक तो ये क्या करना है? वॉश विद द वाटर, पानी से धोना है, ठीक है, बट रब नहीं करना है। 2 नंबर चीज़, नेवर सी, देखना नहीं है, एट सनलाइट पर या जो तेज़ लाइट है उन पर नहीं देखना है। तीसरा, नेवर रीड, कभी पढ़ना नहीं है, नेवर रीड एट हाई लाइट या हाई लाइट मान लो, और लो लाइट। हाई लाइट और लो लाइट दोनों में ही नहीं पढ़ना है, एल और ब्लू, लो लाइट, क्योंकि इससे आंखें खराब होती है।
तो ये 3 चीज़ ध्यान रखना, ये प्रोटेक्शन है आंखों का। हाँ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ फ्रिक्शन इज ए फ्रेंड। फ्रिक्शन फ्रेंड क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, फ्रेंड और फो दोनों। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस बतानी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द मेटल कोटिंग और कवरिंग ऑफ द मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल। दूसरे मेटल की सरफेस पर मेटल कोटिंग करना। अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये बर्तन है, ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डाली आपने और दूसरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इनको बैटरी से आपने यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर स्विच है, ठीक है। ये पॉजिटिव इसको कहेंगे एनोड, ये क्या है? एनोड। और ये है नेगेटिव, इसको कहेंगे कैथोड, ठीक है। इसमें आपने कोई मिश्रण सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, कॉपर सल्फेट मान लो, इसमें कॉपर सल्फेट का मिश्रण डाला, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का आप इसमें पानी में आपने घोला है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। और जैसे इलेक्ट्रोड आपने डाला तो कॉपर जितनी भी इसमें जमी हुई थी, इस पानी में घुली हुई थी, वो इससे निकली, यहाँ घुली हुई पानी थी, वो जाके किस पे चिपक गई? ये कैथोड पर जाके चिपक गई। नेगेटिव जो एनोड नेगेटिव जो चार्जड इलेक्ट्रोड है उस पर आके जम गई, प्लेटिंग हो गई। तो कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसी मेटल पर प्लेटिंग की जाती है, कवर किया जाता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्लेटिंग ऑफ द मेटल्स, कवरिंग ऑफ द मेटल विद अनदर मेटल थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसी मेटल पर कवर किया जाता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। जैसे मैंने उदाहरण सहित आपको बता दिया, डायग्राम बता दिया, ठीक है। प्रेशर, फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर विद टाइम, है ना। आगे है, देखो, डिस्क्राइब द पोटैटो कंडक्टिविटी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम से आपको पोटैटो कंडक्टिव को टेस्ट करना है। तो पोटैटो कंडक्टिव टेस्ट आपकी किताब में आया, ये लास्ट में देख लो। जैसे पोटैटो आपने बीच में से इसको काटा, ये आपने एक साइड बैटरी लगा दी और इस साइड आपने स्विच लगा दिया, एक साइड स्विच लगा दिया, और जैसे स्विच चालू किया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव साइड में जहाँ से लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक आ रही है, वहाँ पर क्या हो जाएगी? यदि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो यहाँ पर ग्रीन है, वो कलर बन जाएगा, है ना। ग्रीन कलर बनने का कारण है कि भी जो है ना, जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बिजली के, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोटैटो के, उससे रिएक्शन करके उसका कलर बदल देते हैं, है ना। तो ये है आपका पोटैटो के माध्यम से आप बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो पोटैटो वाला काट करके। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। बिल्कुल, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए पुल एंड पुश। ए फोर्स इज ए पुल और पुश। पुल और पुश होता है, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को ये चेंज कर सकती है ना। एग्जाम्पल्स जैसे मान लो, बहुत से एग्जाम्पल्स है। इफ द साइकिल, या साइकिल मान लो, या मान लो कार मान लो, कार इज रनिंग, दौड़ रही है एट ए वेरी स्लो स्पीड एंड न्यूट्रल, मान लो न्यूट्रल है, स्लो स्पीड से रनिंग कर रही है, तो वी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड है, इस कार की स्पीड है, कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ाई जा सकती है, कैन
बी इंक्रीज्ड, उस कार की स्पीड है वो इंक्रीज की जा सकती है बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स से अप्लाई करते हुए। तो ये है बिल्कुल सिंपल है। फोर्स इज ए पुल और पुश, फोर्स पुल और पुश होता है। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। जैसे कार रनिंग कर रही है तो इस स्पीड कैन बी इंक्रीज, उसकी स्पीड इंक्रीज की जा सकती है अतिरिक्त फोर्स लगा करके। ठीक है, थैंक यू।